नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी के क्रम में। आज क्लास 10 है और इसके पहले जो हमने क्लास 9 कराई थी विटामिन वाला टॉपिक वाइज यहाँ पर क्लास ले रहे हैं अभी, और बीच में आपको प्रैक्टिस सेट वाले भी क्लासेज मिलते रहेंगे। तो पिछले प्रीवियस वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी और हमने कमेंट एक पिंड करके उसके बारे में बता दिया है, और यहाँ पर हम विटामिन टॉपिक को पूरा कम्प्लीटली देखेंगे। एक बार आप पीडीएफ मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, उसके बाद हम क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो एक बार आप पीडीएफ देख लेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। पिछले वाले वीडियो में हमने बिल्कुल 60 में ले रखा था, तो कम से कम इतना टॉपिक कवर कराएंगे कि वहाँ से फिर बाहर से यानी उससे कोई बाहर कोई प्रश्न ना पूछा जाए, जहाँ तक हमारी कोशिश होगी। ये क्लास 10 थी और इसके बाद क्लास 11 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, इसका हमने पूरा पीडीएफ नोट्स बना रखा है। और पीडीएफ देखिए आपको हम बाद में प्रोवाइड कराएंगे। अभी क्लासेज जो है चलती रहेंगी और बीच बीच में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते रहेंगे इन पर बेस्ड ऑन। हमारी कोशिश है कि जितना आपका सिलेबस में है, जितने टॉपिक हैं, एक बार पूरा कंप्लीट कर लिया जाए। मतलब आपकी एक बार पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाए, फिर उस पर जो है प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, रिविज़न और लाइव क्लासेस वो सब जो है लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और ये क्लासेज आपको अनपेड मिलेगी, मतलब फ्री में मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा आपको आपके एग्ज़ाम तक। पहले भी हमने पेड क्लास के लिए सोचा था, लेकिन उसके बाद फिर आप सभी की डिमांड पर ही हमारी ये कोशिश है कि आप सभी को, जितनी भी बहनें तैयारी करने वाली हैं मुख्य सेविका की, आप सभी जुड़ें। तो बस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट हमेशा हर वीडियो में होता है कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सब्सक्राइब तुरंत कर लें। फिर क्लास 12 में आपको वृद्धि एवं विकास से संबंधित पूरा थियरी टॉपिक मिलेगा। इसी तरह से स्वास्थ्य एजेंसियाँ, जितनी भी चीज़ें हैं, बीमारियां हैं और खनिज तत्व, जो भी चीज़ें हैं, कुछ तो हमने टॉपिक ऑलरेडी करा दिया है। जो प्रैक्टिस करा रहे थे हम क्वेश्चन वाले, उसी में हमने कुछ तो हमने करा दिया है। उसी में कार्बोहाइड्रेट, वसा, आहार, पोषक तत्व, खनिज तत्व, जल, विटामिन का यहाँ पर आप देखने वाले हैं। ये पूरी पीडीएफ एक बार आप देख लीजिए, पहले आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये जो नोट्स है, माफ़ी चाहूँगा वो पुराना पीडीएफ खुल गया था बाई मिस्टेक। ये वाला पीडीएफ है जो हमने इसको बिल्कुल अच्छी से बना रखा है। एक बार आप पीडीएफ देखिए, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये पीडीएफ आपके लिए कितना बेनिफिशियल और कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से हम आपको सभी टॉपिक की पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। हमें जहाँ से भी मैटर लेना पड़ेगा, गूगल से लेना पड़ेगा, कोई बुक से हेल्प लेनी पड़ेगी। कई बुक्स हमारे पास, हमने कई बुक मंगा रखे हैं, जहाँ से भी हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे चैनल से जितने भी जुड़ने वाले बहनें हैं, अधिक से अधिक लोगों का सिलेक्शन हमारे चैनल के माध्यम से होना चाहिए, और बिल्कुल फ्री क्लासेस कराएंगे आप सभी को। हमारी पूरी कोशिश होगी आपके लिए कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, लेकिन आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए विटामिन पी, इसके बाद विटामिन के यहाँ पर हो गया। पूरी डिटेल्स हमने लिख रखी, केवल आपको एक बार रीड कर लेना अच्छे से। विटामिन ई हो गया, इसके बाद फिर यहाँ पर विटामिन डी हो गया, विटामिन सी है, विटामिन B12 है। ठीक है, हमने सब कुछ लिख दिया है इसमें लगभग, और अगर कुछ छूटा होगा तो वो आपको प्रैक्टिस में मिल जाएंगे। विटामिन B6, B5, B4, B3। पिछली बार क्या हुआ था, जहाँ पर ये B3 है इसमें B5 यहाँ पर गलती से यहाँ पर हो गया था, मतलब ये चीज़ें हमने B5 के अंतर्गत बता दी थी, और जहाँ पे B5 है उसमें हमने B3 को बता दिया था। ये मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए आप सभी से रियली सॉरी। और दोबारा हमारी कोशिश होगी कि फिर ऐसी कोई मिस्टेक ना हो। फिर B2 है, या फिर इसी को G भी बोला जाता है, B1 है, और इसके बाद विटामिन ए। ठीक है, तो हम लोग क्लास, ये माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर ये क्लास 10 हो जाएगा, ये क्लास 10 है। ठीक है, मैं इसको एडिट कर लूँगा फिर से पीडीएफ में। तो स्रोत है, जो आपका सिलेबस देखिए है, स्रोत है, कार्य है विटामिन के, आवश्यकता है और कमी से रोग है। 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसके अंतर्गत, और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपकी एग्जाम है। 100 में से 2 से 3 प्रश्न आपको यहाँ से मिलने ही मिलने हैं। तो ये पूरा पीडीएफ आप देख लीजिए, 2 से 3 नंबर आप अपने अभी पक्के कर लीजिए। आगे प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। विटामिन का कार्य क्या होता है? शरीर की विभिन्न बीमारियों से प्रतिरक्षा प्रदान करना, अन्य जो शरीर के क्रियात्मक अंग है उनके साथ मिलकर के शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नेम, रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग, चर्म रोग, जीरोप्थैल्मिया या इसी को ऑप्थेल्मिया भी बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी नाम आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। कुपोषण,
ये सभी बीमारियां हो जाती हैं। बाल्यावस्था में वृद्धि और विकास के लिए विटामिन ए की परम आवश्यकता, नितांत आवश्यकता होती है। ऐसे तो विटामिन ए की आवश्यकता हमेशा होती है विकास के लिए, वृद्धि के लिए, लेकिन एक निश्चित आयु के लिए इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसके स्रोत की बात कर लें विटामिन ए के, तो गाजर, दूध मुख्य स्रोत है। इसके अलावा अन्य स्रोत और भी हैं। गाजर, दूध, अंडा, फल, पीला मक्का, हरी पत्तेदार सब्जियां। इसके अलावा पके आम में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है। दूसरा देखिए इसके बाद विटामिन B1। ध्यान दीजिएगा, कुल जो मुख्य विटामिन है 8 प्रकार के होते हैं। एक बार इसी को थोड़ा सा हमें पहले बता देना चाहिए था। विटामिन जो है मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। ए, बी में बी समूह होता है, मतलब B1 से लेकर के B12 तक। इसके बाद सी, डी, ई, के, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा एक आपका होता है पी और एक विटामिन और होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। और विटामिन बी में जो है कई प्रकार होते हैं, इसके अंदर कई सब टाइप होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, कुछ विटामिन या लगभग जो है सभी विटामिन एक दूसरे के में कुछ न कुछ हेल्प करते हैं। जैसे विटामिन ए है तो विटामिन डी के साथ उसकी कुछ वहाँ पे कॉम्बिनेशन बन के कुछ उसके वहाँ पर बेनिफिट होते हैं शरीर के लिए। मतलब आपस में भी इनके कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट होते हैं शरीर को, प्रतिरक्षा तंत्र की प्रणाली को मजबूत करने हेतु। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है, भूख नहीं लगती है, पाचन सिस्टम में गड़बड़ी आ जाती है, शरीर रुग्ण होने लगता है, शरीर पीला पड़ने लगता है। पालिश किया हुआ चावल, यानी ऐसे चावल जिनकी जो छिलके के बाजू के ऊपर ही पतली परत होती है जिसमें विटामिन B1 पाया जाता है, वो अगर हट जाती है, पालिश किया हुआ चावल होता है, तो ऐसे चावल खाने से विटामिन B1 की शरीर में कमी हो सकती है। हालांकि अगर आप अन्य स्रोत से पूरी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर बेरी नामक रोग होने की संभावना रहेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर विटामिन B1 के स्रोत की बात कर लें, मूँगफली, आलू, सब्जियाँ। इसीलिए देखिए आलू के लिए कहते हैं ना कि आलू को पहले ही धुल लीजिए काटने से पहले। पत्तेदार साग, खमीर, गेहूँ, जिगर या फिर लीवर कह लीजिए, गुर्दा या किडनी कह लीजिए, इन सभी में विटामिन B1 की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा अन्य स्रोत भी होते हैं। अगला है, और एक चीज़ यहाँ पर आपको हमने कई बार बता भी दिया पहले भी, कि विटामिन B और C ये दोनों विटामिन जल में विलेय होते हैं और वर्षा में अविलेय होते हैं, अविलेय। और A, D, ई और के ये जो है वर्षा में विलेय होते हैं और जल में अविलेय होते हैं। जो विटामिन जल में विलेय होते हैं, खाना बनाते समय ज़्यादा पकाने से उन विटामिनों के नष्ट होने की संभावना रहती है, पहली बात। दूसरी बात, ये विटामिन शरीर में एकत्रित नहीं हो पाते हैं, शरीर में जो है ये मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ें आपके माइंड से स्किप नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्हें आपको अपने माइंड में स्टोर करते चलना है। विटामिन B2, इसी का एक अन्य नाम है जी। ठीक है, विटामिन B2 या जी, इसका नाम है, केमिकल नाम है, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। प्रोटीन के चयापचय के लिए आवश्यक होता है। चयापचय मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग, जो मेटाबॉलिज्म होता है, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन B2 की या फिर जी की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से त्वचा फटना, आँख का रोग, प्रकाश की असहनीयता, प्रकाश को सहने की क्षमता, सूर्य के प्रकाश को सहने की क्षमता कम होगी, आँख में जलन, जिह्वा में सूजन आदि बीमारियां हो सकती हैं विटामिन B2 या जी, राइबोफ्लेविन की कमी से। अगर इसके स्रोत की बात कर लें विटामिन B2 के, तो इसका स्रोत है, मुख्य स्रोत है अंडा, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी मटर और पालक। इसके अलावा अन्य स्रोत भी होते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B3। इसका रासायनिक या केमिकल नाम होता है नियासिन। विटामिन B3 को एंटी एजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, मतलब शरीर को ऊर्जात्मक बनाने के लिए, शरीर में बुढ़ापा जल्दी न आए उसके लिए विटामिन B3 की आवश्यकता होती है। शरीर की पाचन क्रिया अगर सही रहेगी तो ऑटोमेटिकली शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर की
शरीर की जो है आभा बढ़ेगी, चमक बढ़ेगी, कांति बढ़ेगी। और जब शरीर ठीक रहेगा तो त्वचा भी ठीक रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हार्मोन का नियमन भी सही होगा, तंत्र का तंत्र भी सभी सही होंगे। थोड़ा सा आप को रिलेट करके याद करेंगे ना, आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो बस अगर आप इतना अगर आपको पता है ना, तो आप सारी चीज़ें अपने आप ये सब चीज़ें बता सकते हैं खुद से भी। ठीक है, एज मतलब उम्र होता है, एंटी एजिंग मतलब कि उम्र कम करता है। कम आप होंगे 40 के लेकिन लगेंगे आप 30 के, अगर विटामिन B3 आपके शरीर को पोषक तत्वों के माध्यम से उचित मात्रा में मिल रहा है तो। और एक चीज़ और भी है, विटामिन की जो जितनी आवश्यकता होती है शरीर की, उससे ज़्यादा लेने पर भी दिक्कत होती है शरीर को। एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए ना विटामिन के जो अलग से लोग टैबलेट गोलियां खाते हैं ना, वो एक डॉक्टर के प्रिकॉशन पे होता है। ठीक है, अपने से कभी भी इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि उचित पोषक आहारों का सेवन करना चाहिए। नेचर ने जैसे बनाया है उसी तरह से हमें चलना चाहिए। ठीक है, तो विटामिन B3 इतना हो गया। इसके बाद देखिए, विटामिन B3 की कमी से मासिक विकार पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। पेलाग्रा में होता क्या है, कमजोरी, अनिद्रा। जब आप यहीं से समझ जाइए कि अगर एंटी एजिंग एजेंट है, मतलब शरीर में डाइजेशन सिस्टम रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, त्वचा, मानसिक स्वास्थ्य सब कुछ ठीक रहेगा। अगर इसकी कमी होगी तो ठीक इसके उल्टा हो जाएगा कि शरीर में कमजोरी आएगी, कमजोर होंगे तो चिड़चिड़ापन आएगा, चक्कर आएगा, अनिद्रा होगी। ठीक है, और पाचन की गड़बड़ी होगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जस्ट उसका आप उल्टा करके देख लेंगे तो आपको जो उसकी कमी से कौन सी बीमारियाँ हो सकती है वो समझ में आ जाएगा। स्रोत देख लीजिए विटामिन B3 के, मांस, मूंगफली, नियासिन, अंडा, मेथी बीज, मछली। मेथी तो एक ऐसा मेथी बीज होता है कि इसका सेवन आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, सब्जी आदि में लोग इसका यूज करते हैं, करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका विटामिन B3, नियासिन। विटामिन B4, वीडियो को आप लोग प्लीज़ पूरा देखा करिए। मैं बहुत मेहनत से PDF तैयार कर रहा हूँ और क्लासेज भी मेहनत से ले रहा हूँ आप सभी के लिए, तो आप सभी भी थोड़ा सा 10-15 मिनट का पूरा समय दे करके वीडियो को पूरा देखा करिए, बल्कि 2 बार 3 बार देखिए, ताकि चीज़ें आपको एकदम मेमोराइज हो जाए, याद हो जाए। विटामिन B4, इसके बारे में केवल इतना आप जानते रहिए, इसको एमाइनो एसिड कहा जाता है। इसके बारे में आपको बाकी डिटेल्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी कुछ डिटेल्स अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं आपको आगे आपको प्रैक्टिस सेट में करा देंगे। विटामिन B4 एमाइनो अम्ल, एमाइनो एसिड। विटामिन B5 पैंटोथेनिक अम्ल, इसका केमिकल नाम है, रासायनिक नाम है। मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में सहायक, जैसे विटामिन B2 प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में सहायक है, इसी तरह से ये शरीर के वसा, फैट आदि के मेटाबॉलिज्म, जहाँ मेटाबॉलिज्म आप समझ जाइएगा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन्हीं के तो मेटाबॉलिज्म क्रियाएँ होती हैं, चयापचय क्रियाएँ होती हैं। ठीक है, जहाँ पे मेंशन ना हो तो आप लगभग सभी के लिए समझ के चलेंगे। कमी से रोग कौन कौन से हो सकते हैं विटामिन B5 की कमी अगर हो जाती है शरीर में, तो पैरों में जलन होगी, बाल सफ़ेद होने लगेंगे, अनिद्रा, सिर दर्द, थकान, बेचैनी। मतलब जितने भी विटामिन B है ना, वो लगभग, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, विटामिन B के बारे में आप जान लीजिए। विटामिन B के जितने प्रकार हैं लगभग जो है सब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। और इसके जो स्रोत है ना, लगभग आपको सब जो है शाकाहारी वाले जो भोजन होते हैं लगभग आपको हर जगह मिल जाएगा विटामिन B के बारे में। बाकी तो हर जगह हर स्रोत में कुछ न कुछ सभी विटामिन पाए जाते हैं सूक्ष्म मात्रा में। ठीक है, तो अगर बाल सफ़ेद हो रहे हो तो आप समझ जाइए कि आप में विटामिन B5 की शरीर में कमी हो सकती है। और इसकी पूर्ति आप कैसे करेंगे, अगर आप मांसाहार करते हो तो आप मांस ले सकते हैं, अगर शाकाहार हो तो आप दूध है, टमाटर है, मूँगफली है, दाल है, पिस्ता है, मक्खन है, खमीर है। इसके अलावा अन्य स्रोत भी होते हैं, ये तो मुख्य स्रोत हो गए। विटामिन B5 पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। चयापचय, मेटाबॉलिज्म के लिए इसकी भी हमने बताया ना, सभी विटामिन जो है लगभग मेटाबॉलिज्म से ही हमारे शरीर की जो स्वस्थ है कि नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर है कि शरीर स्वस्थ है, आदि जो चीज़ें होती हैं लगभग उसी से संबंधित होती हैं। स्वस्थ तंत्रिका, जब शरीर स्वस्थ होगा तो तंत्रिका तंत्र भी स्वस्थ होगा। हमारा जो मस्तिष्क होता है और हमारा जो बोन होता है, हमारे जो मेरु रज्जु होती है, ये दोनों मिल करके तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, जानते होंगे आप सभी। ठीक है, लीवर, त्वचा, आँख के लिए आवश्यक विटामिन B6, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण, मस्तिष्क के कार्यों में सहायक, थकान व तनाव को दूर रखने में सहायक। ठीक है,
और इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। एक तो परनीसियस एनीमिया रोग होता है, विटामिन B12 की कमी हो जाने पर। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अवसाद मुक्त, इसको अवसाद मुक्त विटामिन बी कहा जाता है। इसको टेंशन फ्री विटामिन बी कहा जाता है। याद रहेगा आप सभी को, विटामिन B6 को। बाकी चीज़ें आप याद रखिएगा। कमी से रोग देख लीजिए। एनीमिया हमने अभी आपको बताया। त्वचा रोग, एनीमिया मतलब रक्ताल्पता। त्वचा रोग, आँखों के विकार, जोड़ों में दर्द, दर्द व तापमान महसूस न होना, विटामिन B6 की कमी से दर्द व तापमान महसूस न होना। अवसाद मुक्त विटामिन B6, ये बाकी बीमारियां हो सकती हैं विटामिन B6 की कमी से। और विटामिन B6 का स्रोत क्या होता है? दूध, मांस, सब्जी, मछली, गाजर, केला, मटर, अंडा, पालक, वनस्पति तेल, सोयाबीन। वनस्पति तेल का मतलब हो गया मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये सभी आ गए वनस्पति तेल में, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये सभी इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन B6, तापमान दर्द महसूस न होना, अवसाद मुक्त विटामिन भी इसको कहा जाता है। बाकी की चीज़ें आप देख लीजिएगा। आपको ये वीडियो कम से कम 2-3 बार देख लेना ताकि विटामिन क्लियर। इसी तरह से हर टॉपिक का जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे 2-3 बार देख लीजिएगा। वो टॉपिक, वो थियरी बिल्कुल आपकी कंप्लीट। फिर प्रैक्टिस सेट जब करेंगे ना तो प्रैक्टिस सेट लगाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा जब क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। और बिल्कुल आप आसान क्वेश्चन मत करिए, थोड़ा सा ना क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल लेके करिए। पेपर का लेवल बहुत, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि बहुत हार्ड आएगा, बट पेपर का लेवल ठीक आएगा, क्योंकि ये पेपर का जो लेवल होगा स्नातक लेवल का होगा। अभी जो भर्ती हुई थी महिला स्वास्थ्यकर्ता ANM वाली, चूँकि कुछ सिलेबस सेम है तो वो लेवल यहाँ पे नहीं होगा, वो डिप्लोमा लेवल पे था, ये आपका स्नातक लेवल पर है। तैयारी अच्छी रखिए, बाकी पेपर कैसा भी आए। विटामिन B7 या फिर इसी को H भी कहा जाता है और इसका रासायनिक या केमिकल नाम होता है बायोटीन। अच्छा, आप देखेंगे इसका खूब प्रचार आता है, बायोटीन लीजिए। ठीक है, तो इसमें किन किन जो दिक्कतें होती है शरीर में, जैसे बाल, सफ़ेद बाल झड़ना और शरीर के वृद्धि विकास के लिए, इस प्रकार से देखेंगे आप, उसमें ढेर सारा प्रचार लोग बताते हैं करके। तो विटामिन B7 इसे हम अपने पोषक आहार से ले सकते हैं। ठीक है, पोषक आहार से ही किसी चीज़ को लेना, शरीर को मिलना अच्छा होता है नेचुरली। प्रोटीन के अवशोषण, मेनली जो प्रोटीन का काम क्या होता है? कोशिकाओं के टूट फूट की मरम्मत के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए प्रोटीन की नितांत आवश्यकता। प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल होते हैं। 10 अमीनो अम्ल जिनकी निर्माण शरीर में हो जाते हैं इनको बोलते हैं साधारण अमीनो अम्ल। 10 अमीनो अम्ल जिनको भोजन से लेना अनिवार्य होता है इनको अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। कुल 20 अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। प्रोटीन बेसिकली अमीनो अम्ल ही होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं। तो प्रोटीन के अवशोषण ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया में मदद करता है, मतलब शरीर को जो शरीर को मेटाबॉलिज्म वर्क सही करता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि फिजिकल मतलब वर्क के लिए, मतलब आपको थकान महसूस ना हो, शरीर में कमजोरी महसूस ना हो, तो ग्लूकोज बनने की जो प्रक्रिया में मदद करता है मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक। ठीक है, याद रहेगा आपको इतनी चीज़ें। विटामिन B7 या फिर विटामिन H, इसकी कमी से रोग देख लीजिए। अनिद्रा, शरीर अगर कमज़ोर होगा या शरीर में कोई भी दिक्कत होगी तो अनिद्रा तो सबसे पहले आ जाती है। बेचैनी, बार बार मूत्र का या पेशाब का आना। थायराइड की समस्या भी हो जाती है विटामिन B7 या फिर H बायोटीन की कमी से। वजन कम या ज़्यादा होना, कम भी हो सकता है वजन, ज़्यादा भी हो सकता है। एड्रिनल ग्रंथि की समस्या, जब हमने यहाँ पे लिख दिया पेशाब का ज़्यादा आना, बार बार आना, तो आप समझ जाइएगा एड्रिनल ग्रंथि की समस्या हो जाती है। अच्छा, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर होती है, क्या आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके? बताइएगा आप लोग। एक एड्रिनल होता है, एक एड्रीनेलिन होता है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसकी कमी से होने वाले रोग हो गए विटामिन B7 और इसके स्रोत देख लीजिए। अच्छा, कुछ और भी देखिए रोग है यहाँ पर है, थोड़ा सा हमने अलग करके लिख दिया है विटामिन B7 का। यहाँ पर देखिए कमी से रोग, बालों का झड़ना, चर्म रोग। अभी हमने क्या बताया आपको कि शरीर पे कांति लाने के लिए बाल झड़ना बंद हो, सफ़ेद होना बंद हो, विटामिन H बायोटीन, इस प्रकार से खूब ऐड आते हैं, तो आप वहाँ से भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं इस चीज़ को। बाल का झड़ना, चर्म रोग, अनिद्रा, बार बार पेशाब आना, एड्रिनल ग्रंथि की समस्या, वजन कम या ज़्यादा होना, थायराइड की समस्या, बेचैनी
इसके स्रोत देख लीजिए। और एक चीज़ और यहाँ पर है, त्वचा और परिसंचरण तंत्र के लिए आवश्यक होता है विटामिन B7 या H। स्रोत देख लीजिए इसके, बादाम, पालक, दूध, दही, अंडा, मछली, केला, मूंगफली। कुछ और भी स्रोत है, गेहूँ, अंडा, इष्ट, इसे भी आप याद रखिएगा। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया विटामिन B7 या फिर विटामिन H, बायोटीन। नेक्स्ट देखिए इसके बाद विटामिन B9, फोलिक अम्ल या फिर इसी को फोलेट कहा जाता है। केमिकल नाम, रासायनिक नाम फोलिक अम्ल या फिर फोलेट। विटामिन B9 की आवश्यकता शरीर में स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए, रक्त कोशिकाएं RBC, WBC, प्लेटलेट्स, स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए विटामिन B9 आवश्यक। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का कार्य, जब तक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होगा नहीं, आपको कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। लीवर, त्वचा, बाल व आँखों के लिए आवश्यक है। गर्भावस्था व बच्चों के लिए ऊतकों व कोशिकाओं के निर्माण में सहायक। गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्य रूप से जरूरी। भ्रूण को विकारों से बचाता है। याद रखिएगा विटामिन B9। फोलिक अम्ल, आप देखेंगे जब गर्भावस्था होता है तो उस समय आयरन और फोलिक अम्ल की जो है गोलियां दी जाती हैं सेवन करने के लिए, आप सभी लोग जानते हैं। तो ये चीज़ें आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। सेशन को आप सभी प्लीज़ लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करिए। तो स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने के लिए, लीवर, त्वचा, बाल, आँखों के लिए, गर्भावस्था के लिए विशेष रूप से प्रेगनेंसी के दौरान, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, भ्रूण को विकारों से बचाता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि गर्भावस्था व बच्चों के लिए, जो गर्भस्थ शिशु हैं उनके लिए ऊतकों व कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है विटामिन B9। इसके स्रोत देख लीजिए विटामिन B9 के, अंकुरित अनाज, सरसों का साग, लीवर, पालक, साबुत अनाज, गेहूँ, संतरे का रस, दलिया। तो इन सभी चीज़ों का, और इसके अलावा कुछ अन्य स्रोत भी होते हैं, इन सभी का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए गर्भवती महिलाओं को। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होंगे? एक तो जो गर्भावस्था वाली समस्या हो जाएगी, अगर फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो, आयरन की कमी होती है तो एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया की भी दिक्कत हो सकती है B9 फोलिक अम्ल या फोलेट की कमी से। जी मिचलाना, बच्चों में भूख न लगना, मुंह के छाले, कमजोरी, थकान, याददाश्त कम होना, यहाँ पर एक द और होना चाहिए था ना, याददाश्त कम होना। तो ये सभी इसकी कमी से रोग हो जाते हैं विटामिन B9 फोलिक अम्ल या फिर फोलेट की कमी से। ये इसके स्रोत हो गए। अगला देखिए, और विटामिन B समूह का ये लास्ट विटामिन है B12। इसका केमिकल नेम साइनोकोबालामिन या फिर साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन या साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। इसे तनावरोधी विटामिन भी कहा जाता है। एक अवसाद मुक्त विटामिन B2 को कहा जाता है कि B3 को कहा जाता है। और इसी प्रकार से विटामिन B12 को तनावरोधी, टेंशन फ्री विटामिन इसको भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। और इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। RBC के निर्माण में सहायक, तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है विटामिन B12। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, बुढ़ापे को दूर रखता है। तो हमने क्या बताया था आपको, विटामिन B जितने भी है ना, सब लगभग शरीर के स्वस्थ रखने के लिए, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने के लिए, और साथ ही साथ शरीर में वृद्धि, विकास, इन्हीं चीज़ों के लिए इनकी नितांत आवश्यकता होती है। मेटाबॉलिज्म सबसे प्रमुख है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म से ही शरीर स्वस्थ है कि नहीं है, उसी से चीज़ें होती हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म वर्क बिल्कुल सही होता है शरीर में, तो मतलब जो खाएंगे वो पचेगा अच्छे से, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तंत्रिका कोशिकाएं सही रहेंगी, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो RBC के निर्माण में सहायक, तंत्रिका तंत्र के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, बुढ़ापे को दूर रखता है। विटामिन B12 की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? पर्नीशियस एनीमिया, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। पांडु रोग, मस्तिष्क आघात, अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है, शरीर में कमजोरी आ जाएगी, थकावट, त्वचा पीला पड़ना, कमजोरी, रोग प्रतिकारक शक्ति का जो कम होना, कमजोर होना चाहिए था, कमजोर रोग प्रतिकारक शक्ति, मासिक अनियमितता,
इतनी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। एनीमिया होगा तो ऑटोमेटिकली शरीर कमज़ोर होगा तो त्वचा पीली पड़ेगी, कमज़ोर रोग प्रतिकारक शक्ति, थकावट आना, ठीक है, ये सभी चीज़ दिक्कतें होंगी। इसके अलावा मस्तिष्क आघात, हृदय रोग का खतरा। और गर्भावस्था में यहाँ पर एक मुझे और ऐड कर देना चाहिए था कहीं पर, गर्भावस्था में विटामिन B12 की आवश्यकता होती है, या ऐसे कह लीजिए कि सभी विटामिन की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो आयरन है और फोलिक एसिड है उनकी जो है आवश्यकता विशेष रूप से होती है। अगर स्रोत की बात कर लें विटामिन B12 के, तो खमीर युक्त चावल, खमीर मतलब माड़ युक्त चावल, ठीक है, जो माड़ होता है ना, कैसे उसको निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है, मांस, दूध, कलेजी, ये सभी इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन B12 के प्रमुख स्रोत होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट विटामिन यहाँ पर है विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका केमिकल नाम है। विटामिन C को रोग प्रतिरोधी विटामिन भी कहा जाता है, रोग प्रतिरोधी विटामिन भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रोग प्रतिरोधी विटामिन किसे कहा जाता है। सर्दी जुकाम में औषधि के रूप में विटामिन C का प्रयोग किया जाता है। लौह तत्वों के अवशोषण में सहायक, शरीर में विटामिन C की कमी होगी तो लौह तत्वों का प्रॉपर अवशोषण नहीं होगा। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब शरीर में जो अतिरिक्त ऑक्सीजन होता है उनको निकालने के लिए, तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। रोग प्रतिरोधी विटामिन कोशिकाओं को बांध के रखता है, सेल को, यानी जो सेल की मेम्ब्रेन है, बांध के रखने का मतलब है जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको मजबूत करता है, ठीक है। तो ये सब विटामिन C के प्रमुख जो इनके वर्क हैं या इनके फ़ायदे हैं। और विटामिन C की कमी से अगर आप देखेंगे तो स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों का फूलना, पथरी होने की संभावना बन जाती है, पथरी बनने लगती है विटामिन C की कमी होने से। मोतियाबिंद की बीमारी हो सकती है, पाचन डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो सकता है, गर्भपात हो सकता है विटामिन C की कमी से, इसलिए गर्भावस्था में विटामिन C की पर्याप्त मात्रा लेनी चाहिए। चर्म रोग, एलर्जी, ये सभी समस्याएं हो जाती हैं विटामिन C की कमी से। स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, पथरी का बनना, मोतियाबिंद, पाचन खराब होना, गर्भपात, चर्म रोग, एलर्जी। और अगर इसके मुख्य स्रोत की बात कर लें विटामिन C के, तो आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अंगूर, टमाटर, हरी धनिया, पुदीना, कच्चे आम में भी पाया जाता है, पके आम में विटामिन है। तो नींबू, संतरा, आंवला, नारंगी, अंगूर, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, ठीक है। तो ये हो गया विटामिन C। क्लास आपको कैसा लग रहा है आप सभी ज़रूर बताया करिए, और सेशन को आप लोग शेयर कर दिया करिए। विटामिन D इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन D को हार्मोन भी कहते हैं। अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछे थे कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन D के फ़ायदे क्या क्या हैं? कैंसर से बचाव, क्षय रोग से बचाव, टीबी से, तपेदिक टीबी से, कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में सहायक। जब कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में सहायक होगा तो अस्थियां मजबूत होंगी, तो ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सभी बीमारियां नहीं होंगी। और विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, सुखंडी, ये सभी भी विटामिन D की जब कमी हो जाती है मतलब कैल्शियम का प्रॉपर अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो क्षय रोग से, कैंसर से बचाओ, कैल्शियम को शरीर में बनाए रखने में सहायक प्रतिरक्षा प्रणाली, और प्रतिरक्षा प्रणाली में भी जो टी सेल होता है, टी सेल, ठीक है, टी सेल की क्रियाविधि में सहायक। प्रतिरक्षा प्रणाली टी सेल, टी सेल के बारे में आप सभी बता सकते हैं। WBC में जो सेल पाए जाते हैं अलग अलग, टी लिम्फोसाइट और बाकी की जो चीज़ें हम आपको बताएंगे उसके बारे में विस्तार से। तो टी सेल की क्रियाविधि में सहायक होता है विटामिन D, इसे हार्मोन भी कहते हैं कैल्सीफेरॉल। और अगर इसकी अधिकता हो जाए शरीर में, किसी भी विटामिन की अधिकता भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में भी लेना ठीक नहीं होता है, उचित मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन कुछ एक दो विटामिन ऐसे होते हैं जिनकी अधिक मात्रा से कोई दिक्कत नहीं होती है शरीर को। तो विटामिन D की अधिकता से रक्तचाप, पथरी, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, की समस्या हो जाती है। और विटामिन D को धूप का विटामिन भी कहा जाता है, और विटामिन D को हार्मोन भी कहते हैं।
धूप का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि विटामिन डी सूर्य की किरणों से शरीर की त्वचा के द्वारा इसका निर्माण स्वतः किया जाता है। अधिकता से रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, पथरी और कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, प्रायः बच्चों में ऑस्टियोमेलेशिया, वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस, वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में। ये बाल्यावस्था में, ये वयस्क अवस्था में, ये आपका वृद्धावस्था में। स्रोत अगर देखेंगे सूर्य का प्रकाश प्रमुख रूप से, इसके अलावा विटामिन डी दूध से, मछली, मक्खन, अंडा, इन सभी से विटामिन डी की पूर्ति होती है। शरीर को इन सभी पोषक तत्वों के माध्यम से विटामिन डी की प्रतिपूर्ति होती है। नेक्स्ट यहाँ पे विटामिन है विटामिन ई, टोकोफेरॉल। इसको भी एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में यूज करते हैं, मतलब शरीर में जो अतिरिक्त ऑक्सीजन की मात्रा होती है रिलीज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। कोशिकाओं के अस्तित्व को बनाए रखने में, आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। कोशिकाओं के अस्तित्व को बनाए रखने में, आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसका यूज करते हैं, इसके फायदे हैं। और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का ह्रास होना, नवजात शिशुओं में एनीमिया, ज़्यादा लेने से खून बहना नामक बीमारी हो जाती है। अगर विटामिन ई की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो खून बहना नामक बीमारी हो जाती है बच्चों में, एनीमिया, नवजात शिशुओं में। और अगर स्रोत की बात कर लें विटामिन ई की, टोकोफेरॉल की, ठीक है। केमिकल नाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, तो केमिकल नाम आपको याद रखना है सभी के। स्रोत में देखेंगे दूध, मक्खन, हरी सब्जियां, चावल, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल यानी वनस्पति तेल हो गया, मछली, मक्खन, अंडा, ये सभी इसके मुख्य स्रोत हैं। इसके अलावा अन्य स्रोत भी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन है विटामिन के। इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन या फिलोक्विनॉन। लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में सहायक होता है। फाइब्रिनोजन, ये प्लाज्मा में पाया जाता है। ये सभी जो है शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमने में सहायता करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सभी मिल करके जो है फाइब्रिन का निर्माण करते हैं। फाइब्रिन बेसिकली एक जालनुमा संरचना होती है जिसमें ब्लड सेल्स की जो कोशिकाएं होती हैं फंस जाती हैं, यानी रक्त का थक्का जमने लगता है। तो लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक है और फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में पाया जाता है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन के संश्लेषण में सहायता करता है। विटामिन के कैल्शियम के बंधन में सहायक, कैल्शियम को शरीर में कैल्शियम को बांधने में सहायता प्रदान करता है। और इसकी कमी से शरीर के बाहर रक्त का थक्का नहीं जमेगा और शरीर के भीतर रक्त प्रवाह में सहायक या ब्लड को जमने से रोकना, बेसिकली ये इसका फ़ायदा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अगर कमी होती है तो फिर ये दिक्कतें होंगी कि शरीर के अंदर जो है रक्त प्रवाह में दिक्कत आएगी, शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमने में दिक्कत होगी, पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो जाएगी। वृद्धावस्था में हड्डियों के लिए आवश्यक होता है विटामिन के। जैसे विटामिन के है ना, विटामिन डी के साथ मिल करके अस्थियों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है वृद्धावस्था में। तो कुछ विटामिन एक दूसरे के पूरक भी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। विटामिन के वृद्धावस्था में हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी के अगर स्रोत की बात कर लें तो दूध, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट, कुछ मात्रा में शरीर में निर्माण भी इनका हो जाता है विटामिन के का, ठीक है। दूध, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, सूखा मेवा। और जो रक्त का थक्का जमने वाली प्रोसीजर होती है, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, आपके काम की चीज़ है। जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, लीवर में बनता है प्रोथ्रोम्बिन, तो प्रोथ्रोम्बिन थ्राम्बिन का निर्माण या थ्राम्बिन में कन्वर्टेड होता है। और ये जो थ्राम्बिन है ये फाइब्रिनोजन के साथ मिल करके, और इसके साथ थ्राम्बोप्लास्टिन भी होता है, ये तीनों मिल करके फाइब्रिन नामक संरचना बनाते हैं, जिस एक जालनुमा संरचना बनती है जिसमें ब्लड प्लाज्मा और ब्लड की जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो फंस जाती हैं, जिसकी वजह से शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमता है, यानी रक्त का प्रवाह रुक जाता है। अगर ऐसा ना हो तो घाव कहीं लगने पर शरीर जो रक्त का प्रवाह है घावों से निरंतर बहता रहेगा।
ठीक है। तो ये रक्त का थक्का जमने की प्रोसीजर होती है। प्रोथ्रोम्बिन थ्राम्बिन में कन्वर्टेड होता है। प्रोथ्रोम्बिन लीवर में इसका निर्माण होता है। और ये थ्राम्बिन फाइब्रिनोजन कहाँ से मिलता है? प्लाज्मा में। तो ये फाइब्रिनोजन, थ्राम्बिन और थ्राम्बोप्लास्टिन ये तीनों मिलकर के फाइब्रिन नामक जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जो कि रक्त के जो ब्लड सेल्स होती है प्लाज्मा, उनको रोकने का कार्य करते हैं, यानी रक्त का थक्का जमने में सहायता करते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर एक लास्ट विटामिन है, हालांकि ये मुख्य प्रकार में नहीं आते हैं। जैसे एक विटामिन हमने B4 बताया था, एमाइनो एसिड। इसी तरह से विटामिन पी भी आप देख लीजिए यहाँ पर। विटामिन पी, इसका केमिकल नाम या रासायनिक नाम होता है हेस्पिरिडीन। विटामिन पी हेस्पिरिडीन रक्त नलिकाओं की पारगम्यता एवं मजबूती उनको प्रदान करना। और खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये कार्य हो गया ऊपर वाला, और नीचे ये स्रोत है। कार्य क्या है? रक्त नलिकाओं की पारगम्यता एवं मजबूती प्रदान करना। स्रोत क्या है? खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी के साथ में। तो विटामिन पी हेस्पिरिडीन। तो यहाँ पर ये विटामिन का पूरा थ्योरी क्लास कंप्लीट हुआ, और उम्मीद करते हैं कि अब विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, आपको लगभग सभी प्रश्न यहाँ से मिल सकते हैं। बाकी की हम लोग प्रैक्टिस सेट आगे करते रहेंगे।